नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। किसान भाइयों, हरी सब्जी की बात हो और उसमें लौकी का नाम नहीं लिया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लौकी मानव शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है, जिसे घिया और दूधी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खेती प्रदेश के लगभग सभी जिलों में की जाती है, लेकिन लौकी का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल में कुछ जरूरी कार्यों को करना चाहिए, जिनके बारे में पूरी जानकारी दे रही है जिला भोपाल की विषय विशेषज्ञ हेमलता वर्मा। आज आपके सामने लौकी में इस समय क्या जरूरी आवश्यक कार्य किए जाएं जिससे हमें लौकी की पैदावार अधिक प्राप्त हो, उसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन से। किसान भाइयों, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि कुछ स्थानों पर 3-4 दिनों से काफ़ी बारिश हो रही है, तो इससे कई बार हमारे जो भूमि है उसमें जल भराव की समस्या हो जाती है। तो ऐसी समस्या ना हो और हमारे पौधे की बढ़वार अच्छी हो, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा भरता है तो हमारे पौधे की बढ़वार पर प्रभाव पड़ता है। तो पौधे की बढ़वार और लौकी हमारे फल अच्छे आएँ, इसके लिए किसान भाई जो आवश्यक ड्रेनेज, जो जल निकास बोलते हैं, उसका प्रबंधन करें और जो अतिरिक्त पानी है वो भूमि में जमा ना होना पाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और यदि किसी स्थान पर अगर बारिश नहीं हुई है तो किसान भाई अपनी देखें कि अगर बारिश नहीं है और हमारे भूमि में पानी की कमी दिख रही है, पौधों को पानी की आवश्यकता है, तो इसके लिए हल्की सिंचाई करें, जिससे कि हमारे पौधे की बढ़वार अच्छे प्रकार से हो। किसान भाई फसल के साथ अनेक प्रकार के खरपतवार उगाते हैं, जो कि फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसलिए आप इनका समय रहते नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं, क्योंकि पानी गिरता है या मौसम के कारण इस समय थोड़े थोड़े खरपतवार अपनी ज़मीन में आ जाते हैं। खरपतवार क्या करते हैं, जो हमारे पौधे की वृद्धि है उसको प्रभावित करते हैं और इससे हमारे जो पौधे की वृद्धि सही प्रकार से नहीं हो पाती है और हमारे जो फल फूल हैं वो अच्छे से नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए किसान भाई अपने खेत में खरपतवार ना उगने दें। इसके लिए जो हल्की निदाई गुड़ाई करते रहें समय समय पे, अगर खरपतवार उग रहे हैं तो समय समय पे निकालते रहें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे कि हमारे पौधे की वृद्धि हो गई है, तो इस समय हमने शुरुआत में गोबर की खाद, नाइट्रोजन आदि, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा दी गई होगी। अब जो हमारे नाइट्रोजन की शेष मात्रा बची है, वो इस समय हमारे पौधे किस अवस्था पे हैं उसमें से आधी मात्रा अभी दे दें और शेष मात्रा जब हमारे पौधे के फल आने लगे उस समय टॉप ड्रेसिंग के रूप में दें। किसान भाई, अभी कई तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बाज़ार में उपलब्ध हैं, उनका भी हम घोल बनाकर अपने पौधे में थाले के में आसपास दे सकते हैं, उससे भी हमारे पौधे की वृद्धि अच्छे प्रकार से होती है। अब हम बात करते हैं लौकी में लगने वाले प्रमुख कीट के बारे में। तो सबसे पहले इसमें एक आता है रेड पम्पकिन बीटल, जिसको लाल कद्दू का कीड़ा बोलते हैं। तो ये कीड़ा बहुत पौधे की क्षति पहुंचाता है और ये मुख्य कीड़ा है लौकी की फसल में। तो ये शुरुआती अवस्था में पत्तों को खाता है, कभी फूलों को नुकसान पहुंचाता है। तो इस कीट के प्रभाव से हमारे जो पौधे की उपज है, लौकी की उपज है, वो प्रभावित होती है। तो शुरुआती अवस्था में ही दवाई का प्रयोग करें। दवाई के लिए हम मिथाइल डायमेटोन का 1 ml दवा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। फिर किसान भाई, एक अन्य कीड़ा आता है फ्रूट फ्लाई, मतलब फल मक्खी। एक मक्खी होती है जो पौधे के शुरुआती अवस्था में फल के अंदर अंडे दे देती है और फिर जब पौधा हमारा फल बढ़ने लग जाता है तो इसकी इल्ली पौधे को क्षति पहुंचाती है, फल को, और अंदर सड़ा हुआ निकलता है। इस कीट की मक्खी फूल से फल बनते समय उनमें अपने अंडे दे देती है और फल बड़े होने पर इसके मैगट फलों को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, जिससे फल सड़ जाता है। तो आप इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले खेतों में 10 से 15 प्रति हेक्टेयर की दर से मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप लगाएं, जिनमें नर फल मक्खी एकत्रित होकर नष्ट होती रहती है। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए डाइक्लोरोवास दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इस कीट पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है। किसान भाइयों, अब हम चर्चा करेंगे लौकी में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। चूँकि मौसम में जैसे ही चेंज आता है तो हमारे फसल में कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। इस समय प्रमुख रोग है लौकी की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू या सफ़ेद भभूतिया रोग भी बोलते हैं। इसमें सफ़ेद सा पाउडर हमारे पौधों की पत्तियों में, फलों पर, सब जगह आ जाता है और जिससे हमारे जो पाउडर के कारण
हमारे जो पौधे की बढ़वार है वो अच्छे से नहीं होती, फूल भी नहीं आते हैं और फिर हमारे फसल को प्रभावित करते हैं, उपज को। तो किसान भाई इसके लिए कार्बेंडाजिम नाम की एक दवा आती है, उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करें, जिससे कि शुरुआती अवस्था में ही हम रोग का नियंत्रण करें, क्योंकि अगर यह रोग अगर ज़्यादा बढ़ गया तो हमारी पूरी फसल को प्रभावित करता है। तो लौकी की फसल में एक प्रमुख रोग और है, जिसे पीला मोज़ेक रोग कहते हैं। ये रोग एफिड के द्वारा या चैपा के द्वारा फैलता है, एक विषाणु रोग है। इस रोग में पौधों की पत्तियों पीली पड़ जाती हैं और इससे हमारे सीधे सीधे फल आना, फूल बनना कम हो जाते हैं। ये कीट फसल की पत्तियों, शाखाओं और फलों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसका सीधा प्रभाव फसलोत्पादन पर पड़ता है। तो इन रस चूसक कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए फसल में प्रति एकड़ 8 से 10 नीले और पीले चिपचिपे ट्रैप लगाएं। साथ ही 5 मिलीलीटर नीम तेल को 1 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। किसान भाई इस तरह का अगर हम कीट अपने फसल में ज़्यादा देख रहे हैं तो शुरुआती अवस्था में ही अपने फसल पर डाइमेथोएट नाम की एक दवा आती है, उसकी 1 ml दवा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करें, जिससे ये कीट का हम नियंत्रण कर सकें। और अगर ये रोग हमारी फसल में आ रहा है तो रोग ग्रसित पौधों को निकाल कर नष्ट करें, क्योंकि विषाणु जनित रोग है तो इससे दूसरे पौधों पर भी प्रभावित करते हैं। कीट से हम अपने नियंत्रण पा सकते हैं अपनी फसल में और ये रोग को बढ़ने से रोक सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, धान की कटाई के तुरंत बाद नमी का उपयोग करके बिना जुते हुए खेत में एक निश्चित गहराई पर मिट्टी के नीचे खाद और बीज को लाइन में रखना जीरो टीलेज सीड कंफर्टी ड्रिल का मुख्य कार्य है। इस मशीन से एक ही गहराई पर गेहूं के बीजों को बोने से सही समय पर अच्छा जमाव होता है। इसके अलावा समय और लागत की भी बचत होती है। तो इस मशीन के उपयोग और रखरखाव की समस्त जानकारी लेते हैं कृषि अभियंता पंकज कुमार से। रखरखाव नहीं करने के चलते ये मशीन ज़्यादातर खराब हो जाती है और वो खराबी 1 से 2 साल के अंदर हो जाती है। आज का दौर मशीनों का दौर है और कृषि में भी मशीनों का उपयोग किया जाने लगा है। अब रबी फसलों की बुआई का समय आ गया है और मशीनों का उपयोग भी शुरू हो जाएगा। आजकल नई तकनीकी जीरो टीलेज मशीन का प्रयोग अधिक बढ़ गया है। ये एक ऐसा कृषि यंत्र है जो बिना जुताई किए ही कम समय में बुआई करता है। जीरो इसको कहा जाता है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, जीरो टीलेज सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। इसका तात्पर्य यही है, जीरो टीलेज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो ये फाल है इसको कहते हैं उल्टा टी टाइप का, जो कि हम धान कटाई के बाद बहुत ज़्यादा मॉइस्चर में, जैसे 25 से 35% मॉइस्चर में बिना जुताई किए हुए सीधे इससे गेहूं की बुआई आप कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यही है कि इसमें लगभग 1 हेक्टेयर में 3500 से 4000 रुपया का बचत और लगभग 20 से 30% पानी का भी बचत। तो इस टाइप से हम गेहूं बुआई कर करके हम कृषि में लगने वाले लागत को यंत्र के माध्यम से कम करेंगे और समय पर कृषि का कार्य करके ज़्यादा उत्पादन लेंगे। किसान भाई ये इस मशीन में इसको हम कहते हैं ड्राइव व्हील। ड्राइव व्हील अगर हम मशीन को अगर हम उपयोग करके अगर हम लाते हैं घर पे, तो ड्राइव व्हील को एक ईंट के सहारे थोड़ा ज़मीन से ऊंचा उठा के रखना चाहिए, ताकि हम इस मशीन के पास जब भी पहुँचें तो इसको हम 1-2 बार अगर घुमा देते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा मशीन पूरा फंक्शन में काम कर रहा है। लगभग 1 महीना में 1 बार भी अगर घुमा देते हैं तो हमारा सारा फंक्शन में काम करता रहेगा। और इधर जो आप दोनों चक्का देख रहे हैं यहाँ, इसको कहते हैं डेप्थ कंट्रोल व्हील। बीज की गहराई हम कैसे मापेंगे, जैसे हम इस स्केल को हम यहाँ रखेंगे, इस स्केल को रखने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि ज़मीन से कितना ऊंचाई पर है। तो ज़मीन से ऊंचाई इसको देखने के बाद लगभग 2 से 3 यानी कि 4 से 5 यानी कि जितना भी आप रख सकते हैं गेहूं में, जैसे कि 3 से 4 सेंटीमीटर रखना है तो ज़मीन से लगभग इसमें 3.5 सेंटीमीटर अगर रखते हैं तो हमारे खेत में 3 से 4 का एवरेज में बुआई करेगा। इसको ऊपर नीचे करने के लिए एक पीछे नट बोल्ट दिया गया है। इस नट बोल्ट के सहारा इस चक्का को, दोनों चक्का को आप ऊपर कर सकते हैं और नीचे कर सकते हैं, जिससे कि आपका गहराई और यहाँ से कम ज़्यादा होता रहेगा। कृषि से जुड़ी हुई कोई भी मशीन हो, वे अधिकतर मेटल से ही बनी होती है और हम सभी जानते हैं कि नमी होने पर इसमें जंग तेजी से लगता है।
ऐसे में इसका रख रखाव ठीक से नहीं किया जाएगा तो ये मशीनें ज्यादा दिनों तक आपका साथ नहीं दे पाएंगी। इसीलिए इनका उपयोग करने से पहले और उपयोग के बाद ठीक से मेंटेनेंस करना जरूरी है। अब है चला करके आते हैं तो ये मशीन अगर इसका मेंटेनेंस नहीं आप करते हैं तो ये मशीन समझिए कि 1 साल में ही खराब हो जाएगा। जैसे कि आप जब भी चला के लाते हैं तो खाद और बीज हम इसमें प्रयोग करते हैं, और इसमें अगर खाद अगर छोड़ देते हैं तो इसमें खाद से इसका जो स्लाइड ओरिफिस है वो जाम होने का संभावना ज़्यादा बना हुआ रहता है। इसलिए हम अगर इसको यूज अगर करने के बाद सबसे पहले अगर हम प्रतिदिन यूज करते हैं तो इसको ढक के रखना चाहिए, बाहर में नहीं रखना चाहिए। अगर बाहर में रखते हैं तो एक तिरपाल के सहारा इसको आप जो है ढक के रखें ताकि इसमें मॉइस्चर से हमारा खाद जो इसमें रखा हुआ है वो पिघले नहीं। अगर पिघलता है तो हमारा जो है मैटरिंग मैकेनिज्म चौक हो जाता है, चौक होने का संभावना रहता है। खेत में प्रयोग कर लिए हैं, प्रयोग करने के बाद सबसे पहले इसको पानी से अच्छी तरह से साफ कर लें। उसके बाद थोड़ा सूखने दें धूप में। सूखने के बाद हम ग्रीस गन से इसमें जहाँ जहाँ पॉइंट है ग्रीस गन का, ग्रीस गन से ग्रीसिंग करेंगे। जैसे हम ग्रीस गन से यहाँ पर ग्रीसिंग करेंगे, जो यहाँ पर पॉइंट ये दिख रहा है तो इस पॉइंट में हम ग्रीस गन से ग्रीसिंग करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीस गन है, ग्रीस गन में ग्रीस दे करके हम इसको ग्रीस गन से इसमें ग्रीसिंग करेंगे। जैसे यहाँ पॉइंट है, एक वहाँ पॉइंट है ग्रीस का, तो यहाँ पर भी अब ग्रीस गन से ग्रीसिंग करने में हमको बहुत ही कम वक्त लगता है और ग्रीस जो है बहुत आसानी से हमारे बैरिंग के पास पहुंच जाता है। तो चेन का टाइटनेस, यहाँ पर एक आइडलर पिनियन है, यहाँ पर एक इसको कहते हैं आइडलर पिनियन, जो कि चेन को हमारा टाइट रखता है। तो ये हम देखेंगे कि चेन हमारा टाइट है कि नहीं। उसके बाद इस पर हम वाइल्ड कैन से हम इसमें वाइल देंगे ताकि हमारा जो है चेन स्प्रोकेट पर स्मूथ ढंग से काम करे। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मोबिल दे देंगे, क्योंकि ये एल्युमिनियम का होने के चलते इसमें जाम होने का संभावना बना रहता है। और खाद में क्या होता है कि स्लाइडिंग ओरिफिस होता है, स्लाइडिंग ओरिफिस में भी उसमें खाद का मात्रा जाने पर स्लाइड नहीं कर पाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये खाद को आगे पीछे करने के लिए है, तो खाद को आगे पीछे करते हैं तो यहाँ पर स्लाइडिंग ओरिफिस को जाम होने का संभावना यहाँ पर बना रहता है। और यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे कि हम कोई भी तेल से हम, जैसे कि हो पेट्रोल है या फिर डीजल है, उसमें वाइल्ड कैन में लेकर के हम सबसे पहले उस स्लाइड पर देंगे, और उसके बाद देने के बाद उसमें जो भी जंग लगा हुआ होगा वो छूट जाएगा, और हम फिर वाइल्ड कैन से जो है वाइल हम वहाँ पर हम डाल देंगे, ताकि हमारा जो ये फर्टिलाइज़र का जो ओपनिंग पोजीशन है हमारा, वो हमारा चलता रहे इधर से उधर। तो इस ढंग से अगर आप करके रखते हैं और हमारे ये जो ड्राइव व्हील है इसको आप उठा करके रखते हैं और सभी जगह ग्रीसिंग करते हैं, तो आपका मशीन अगले साल के लिए चलने के लिए तैयार है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला ग्वालियर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस समय खाली पड़े खेतों में बत्तर आने पर जुताई करें, जिससे खरपतवार न होने पाए, और रबी फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। संभावित मौसम को देखते हुए इस समय बत्तर आने पर खरपतवार नियंत्रण करें और कीट व्याधि की सतत निगरानी रखें। अरहर की फसल में फली बेधक कीट का प्रकोप पुष्पा अवस्था से ही शुरू हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफास 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। संभावित मौसम को देखते हुए इस समय पकी हुई बाजरा की कटाई गहाई का कार्य करें। संभावित मौसम को देखते हुए इस समय पकी हुई उड़द मूंग की कटाई गहाई का कार्य करें। सरसों की बुआई के लिए उर्वरकों उन्नतशील किस्मों का चयन कर बीज की व्यवस्था करें और खेत तैयार कर बुआई उचित तापमान होने पर ही करें। धान की फसल में तना बेधक कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G की 15 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। मिर्च और टमाटर की फसल में लीफ कर्ल यानी
चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 DG की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन और भिंडी की फसल में तना छेदक व फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इनके नियंत्रण के लिए ग्रसित फलों को तोड़कर पहले नष्ट कर दें और उसके बाद स्पाइनोसेट 48 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं में इस समय अफरा रोग अधिक मात्रा में हरा चारा खिलाने से हो जाता है। अतः अफरा रोग होने पर इसकी रोकथाम के लिए टिम्पाल या ब्लोटोसिल दवा 200 मिलीलीटर प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से दें। लंपी वायरस को लेकर मध्य प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है। वायरस से निपटने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1962 के साथ एक अन्य नंबर 0755 276 7583 जारी किया है। सरकार ने पशुओं को फ्री में टीका लगाने का ऐलान भी किया है। पशुपालक भाइयों, यदि आपको अपने पशुओं में हल्का बुखार, मुंह से अत्यधिक लार और आंख नाक से पानी, पैरों में सूजन, शरीर पर गांठें और दुग्ध उत्पादन में गिरावट के साथ गर्भित पशुओं में गर्भपात जैसे लक्षण दिखाई दें तो आप तुरंत ही अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या फिर इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मेजोर, जिला इंदौर के कृषक सुरेंद्र पाटीदार ने। ये मुर्गियों में कॉक्सीडियोसिस रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुरेंद्र पाटीदार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। कॉक्सीडियोसिस नामक बीमारी जो मुर्गियों में होती है और अन्य पशुओं में भी होती है, तो इसमें ख़ास तौर से ये देखा जाता है जिसे हिंदी में हम खूनी दस्त भी कहते हैं। खूनी दस्त कहने का मतलब हुआ यानी कि डायरिया के साथ ब्लड भी आए। तो इसे जानने के लिए आपको खूनी दस्त के लिए आप मुर्गियों में देखेंगे कि मुर्गियां जो है वो सुस्त पड़ जाती हैं और साथ में भोजन ग्रहण करना भी कम कर देंगे। और आप सबसे बड़ा लक्षण देखेंगे कि मुर्गियों का पंख जो है थोड़ा खड़ा हो जाता है और साथ में डायरिया होगा और डायरिया में आपको ब्लड टीन जिसे कहते हैं हम वो मिलता है। मुर्गी में कॉक्सीडियोसिस रोग एक अत्यधिक घातक और एक संक्रामक रोग है। यह रोग मुर्गी पालन की सबसे गंभीर प्रोटोजोआ परजीवी जनित बीमारियों में से एक है। इस रोग में कमजोर हो जाने के कारण 100 तक मुर्गियों के चूजों की मृत्यु हो जाती है। बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बत्तख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवे, गिनी आदि में देखने को मिलता है। लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। इससे खासकर मुर्गियों के चूजे प्रभावित होते हैं और इससे प्रभावित होने पर चूजों की मौत सबसे अधिक होती है। तो इसके लिए आपको खास तौर से इसका जो ब्रॉयलर पालन कर रहे हैं तो उनके लिए 3 सप्ताह पर इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। और अगर आप लेयर मुर्गियां रख रहे हैं तो ये किसी भी समय हो सकता है। और इसके होने का कारण ये है कि कॉक्सीडिया एक परजीवी है जिसके अंडे आपके लीटर यानी कि जो बिछावन मुर्गियों का बिछाते हैं, अगर उसमें नमी है तो उस समय आपको ये मुर्गियां जो है वो भोजन के साथ में उसके अंडे को भी ग्रहण कर लेती हैं और वो उसके शरीर में जाकर आंत में ये कॉक्सीडिया जो है मल्टीप्लाई करता है और साथ में इनको एक इंटेस्टाइन के अंदर में आपका तो इस तरह के और एक साथ में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तादाद में आपकी मुर्गियां या चूजे मरने लगें तो आप इसका पोस्टमार्टम अवश्य कराएं। पोस्टमार्टम कराने पर आपको ये पता लग जाएगा कि ये कॉक्सीडिया से मर रही है, तो कॉक्सीडिया के उपचार पर आप देखें। कॉक्सीडियोसिस रोग से बचाव के लिए सबसे जरूरी है इसके लिए साफ सफाई। सप्ताह में कम से कम एक बार समय पर मुर्गीशाला की सफाई करें, साथ ही चूने का भुरकाव भी करें। दवा से मुर्गीशाला को अवश्य धोएं।
इंक्यूबेटर की सफाई, बर्तनों की सफाई भी जरूरी है। रोग हो जाने पर मुर्गीशाला का लीटर अवश्य बदलें। बीमारी बचाने के लिए समय पर मुर्गियों का टीकाकरण कराएं। रोगित पक्षियों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और रोग से मरे हुए पक्षियों को गड्ढे में दबा देना या जला देना चाहिए। कॉक्सीडिया में खास तौर से कुछ दवाएं हैं जिसको कि आपको समय समय पर, अगर आप डीप लीटर में मुर्गी पालन कर रहे हैं तो समय समय पर इसे आप चलाएं। 1 महीने 2 महीने के अंतराल पर अगर आपके यहाँ प्रकोप होता है तो इसे एम्प्रोलियम नाम की दवा आती है। एम्प्रोलियम आप इसे पानी में घोल कर भी दे सकते हैं। इसकी कुछ दवाएं हैं जो पाउडर फॉर्म में आती हैं, उनको आप दाने के साथ मिक्स कर सकते हैं। यानी कि 50 ग्राम प्रति क्विंटल दाना पर अगर देंगे तो इससे है कि ये कॉक्सीडियोस्टैट का काम करेगा, यानी कि कॉक्सीडिया के अंडे को पनपने नहीं देगा, जिससे कि आपके मुर्गियों की रक्षा हो सकती है। तो पानी में या इसके दवा को अगर पानी में दे रहे हैं तो कम से कम 3 दिन अवश्य चलाएं। 3 दिन तक के बाद ही, ऐसा नहीं कि 1 दिन दवा देकर छोड़ना नहीं है। और इससे करने पर और बचाव के लिए आप लीटर का मैनेजमेंट समय समय पर, आप जो बिछावन बिछाए हैं उसमें आप चूना मिलाकर उसे उलट पुलट करें, तो इससे उसके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म होगा। खास करके बरसात शुरू होने पर इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो कॉक्सीडिया से निजात मिलेगी। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।